नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज की जो बड़ी खबर है उस पर हम ये पूरी बड़ी बहस लेकर आए हैं। किस तरह से जेल ब्रेक की खबर आती है कि 8 सिमी के आतंकी जो हैं वो भोपाल जेल से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके 10 घंटे के भीतर खबर आ जाती है कि इनको मार गिराया गया है, वो भी 10 किलोमीटर के दायरे में। और उसके बाद सवालों की बौछार शुरू हो जाती है इस एनकाउंटर की सत्यता को लेते हुए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक वीडियो शूट है कि किस तरह से 8 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है। एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर का वीडियो शूट क्यों किया गया है, किस तरह से किया गया है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो भी अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं कि एनकाउंटर में आप डेड बॉडी कि जिस तरह से तलाशी ले रहे हैं उसके आसपास की जो आवाज़ जो है वो कैद हुई है, तो उसमें जो हथियार बरामदगी हो रही है वो धारदार हथियार हैं। तो क्रॉस फायर की बात कहां से आ रही है? पूरे विपक्ष में हलचल है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर। सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी फरार होते हैं, 10 घंटे तक वो महज 10 किलोमीटर का सफर ही तय करते हैं, ये अपने आप में बात हजम नहीं होती है। ढेर सारे सवाल इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे हैं, क्या कुछ इसके पक्ष में दलीलें दी जा रही हैं, तमाम पहलुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पूरे दिन के घटनाक्रम से आइए आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था और अब ये जेल ब्रेक, उसके बाद मुठभेड़ और उसके बाद ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं। भोपाल में सबसे बड़ा एनकाउंटर होता है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर एमपी पुलिस और जो एटीएस है उसके बयान में अंतर नजर आता है। उसके बाद एनकाउंटर का एक वीडियो आता है, जो पूरा घटनाक्रम है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो अपने आप में ढेर सारे सवाल छूट जाता है। और न्यूज नेशन भी उठा रहा है इस मुठभेड़ को लेकर यही सवाल जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मड़ीखेड़ा पठार एरिया है, अचारपुरा के पास। भोपाल के पास सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ। एक साथ 8 आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस का कहना है कि आतंकियों ने फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सारे आतंकी मारे गए। 8 आतंकियों को मार गिराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की यही दलील है, लेकिन मुठभेड़ की दलील पर सवाल उठ रहे हैं। एमपी एटीएस चीफ का जो बयान है उससे मामला उलझ सा गया है। एमपी एटीएस के आईजी ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में हथियारों का ब्यौरा कुछ यूं दिया। इनके पास किस तरह के आर्म्स थे ये तो पता चली गया होगा एनकाउंटर में। आर्म्स नहीं थे इनके पास में, वो इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स लेकर के जेल से भागे। वहाँ पर जेल स्टाफ के जो हेड कांस्टेबल का मर्डर किया वो भी इम्प्रोवाइज्ड नाइफ के साथ में किया है। तो वेपन या सच नहीं थे, पर खतरनाक लोग थे और भागने की पूरी आशंका थी। एटीएस चीफ के बयान के मुताबिक आतंकियों के पास क्रॉस फायरिंग के हथियार नहीं थे। एटीएस और एमपी पुलिस के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। आतंकियों के खिलाफ मुहिम में एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। क्या कहना है एसटीएफ का, आइए सुनते हैं। इनकाउंटर ये है कि ये आए, ये यहाँ छुपे हुए थे यहीं पर, और आठों के आठों, और इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकना शुरू किया। जब इनको आठों को देख लिया तो जब पत्थर फेंकना किया तो एक हमारे जवान को भी पत्थर लगा। उसके बाद जब पहचान लिया, क्योंकि वो तो दे रहा है ना, फोटो भी हमारे पास थे, पहचान लिया तो शुरू नहीं। तो इन लोगों ने, इनके पास हथियार थे क्या? जवाब इनके पास चाकू वगैरह थे। एसटीएफ के मुताबिक उन पर पत्थर से हमला किया गया और आतंकियों के पास तेज धारदार हथियार थे, लेकिन क्रॉस फायरिंग की तस्दीक एसटीएफ के बयान से भी नहीं हो पा रही। इतने बड़े जेल ब्रेक कांड के बाद भोपाल और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चश्मदीदों का बयान भी इस मामले में अहम है। इनने भी की, उनने भी क्या हुआ? नहीं, इनने मिलिट्री बार उनकी, इनकी आवाज़ मिली अपन फायरिंग में, दूसरी तरफ आवाज़ नहीं मिली। जेल ब्रेक, मुठभेड़ और आतंकियों के खात्मे तक पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस को पूरा सच सामने लाना होगा, वरना उसकी थ्योरी पर कई सवाल उठते रहेंगे। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। तो सवाल तो जेल के भागने से लेकर दूरी तय करने तक और मुठभेड़ के अंदाज और उसमें बरामद हुए हथियार और जो वीडियो सामने आए हैं वो सब खड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार इस वक्त सियासत में फंसी हुई है। भागने की एनआईए जांच करेगा, ये बात तो शिवराज कह रहे हैं, लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर जो विरोधाभासी बयान आ रहे हैं उस पर अभी तक सरकार चुप्पी साधे हुए है। एनकाउंटर से जो जुड़े हुए सवाल हैं वो जेल की सुरक्षा का है, सियासी सवाल भी हैं, और इन्हीं सवालों को टटोलती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। पहले बोले कि भाग गए एक साथ, उस समय बोले कि पत्थर फेंके, बाद में बोले हथियार थे उनके पास, और फिर उसके बाद एक साथ वो मारे जाएंगे। ये पूरा ये
क्या उसके पीछे है, कैसे वो मारे गए, इस पर पूरे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिलीभगत तो नहीं। भोपाल के सबसे बड़े एनकाउंटर पर सियासी सवाल दागे जा रहे हैं। एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एमपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ सवाल हैं जिसका जवाब एमपी पुलिस को देना होगा। सवाल नंबर 1, जेल ब्रेक का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 2, क्या आतंकियों से मिले हुए थे कुछ जेल अधिकारी और कर्मचारी? सवाल नंबर 3, भागे हुए आतंकियों के एक ही रूट चुनने की वजह क्या थी? सवाल नंबर 4, जेल में कैद आतंकियों तक हथियार कैसे पहुंचे? जेल में राष्ट्र विरोधी तत्व जहां रहते हैं वहां सुरक्षा के बारे में ऐसी अमूलचूल व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। घटना से जुड़े और भी सवाल हैं जिसका जवाब जांच के बाद पुलिस को देना होगा। सवाल नंबर 5, फरार होने के बाद 8 घंटे तक आतंकी किन किन ठिकानों पर रुके? सवाल नंबर 6, आतंकियों ने जेल ब्रेक के बाद किसी वाहन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जेल ब्रेक कांड और उसके बाद मुठभेड़ से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब एमपी पुलिस को देना होगा। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। चलिए, तो मुठभेड़ को लेकर जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, सियासत उस पर कितनी वाजिब है और सियासी दल क्या कुछ अपना पक्ष रख रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। पूर्व डीजीपी हैं यूपी से। जीडी बख्शी साहब हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। प्रेम शुक्ला जी हैं बीजेपी नेता। आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और गिरिजा शंकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस वक्त। सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आप ही से है, क्योंकि सवालों के घेरे में आप ही की पार्टी की सरकार है। मुठभेड़ अपने आप में ढेर सारे सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? अभी तक कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आया, जबकि सरकार की एजेंसियों के विरोधाभासी बयान जो हैं वो इस पूरी मुठभेड़ को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जेल ब्रेक जिस तरह से हुआ उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है। उस पर गृह मंत्री जी से वार्ता करके उन्होंने एनआईए की जांच, जेल ब्रेक नहीं, मैं मुठभेड़ की बात कर रही हूं, उसकी तो एनआईए की जांच होना आवश्यक है कि बहुत हाई सिक्योर्ड जेल में जो है आतंकवादी। नहीं, सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए पीनाथ जी, इतना बेताब होना ठीक नहीं। वक्त की कमी होती है, सर्वोच्च न्यायालय का सीधी बात करें तो अच्छा रहेगा, सभी से बात करनी है। उन एनकाउंटर की एक मजिस्ट्रेट जांच होती है। नहीं, इसीलिए नहीं मैं सीधी ही बात करता हूं। जी जी, लेकिन आप इतना तो अवसर देंगे कि एक आध वाक्य बोल लूं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो भी पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी मजिस्ट्रेट जांच होती है, तो वो सेट जो है उसका प्रोसीजर है, उसकी जांच होगी। और मुझे लगता है आतंकवादी मारे गए, और आतंकवादियों के प्रति जो है इतनी सहानुभूति जिन दलों में है जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर रोते हैं, जो इसराइल जहां पर रोते हैं, जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, सुरक्षा बल भी मारे जाते हैं, तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो आतंकवादियों के मारे जाने पर जो दिग्विजय सिंह हमारे संविधान की खूबी है प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए सरकार के विरोधाभासी बयानों पर सरकार के जो एजेंसीज हैं उनके विरोधाभासी बयानों पर सवाल पूछ रहे हैं। मानवाधिकारों का भी जो है नहीं, तो फिर सरकारी एजेंसीज के इतने बड़े बड़े मुखिया अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? सवाल तो तब उठ रहे हैं ना, अगर बयानों में एक रास्ता होती तो सवाल उठता ही नहीं। कोई अलग अलग बयान नहीं दे रहा। क्यों एटीएस के बयान अलग है? वो कहते हैं पत्थरबाजी हो रही थी, एक कहता है कि हथियार क्रॉस फायरिंग हो रही थी, और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में सामने आ जाएगा। आलोक शर्मा जी क्या कहेंगे? इंक्वायरी होती है उसमें जहां सामने आ जाएगा। आलोक शर्मा जी, ये बात कुछ हजम हो रही है आपको? सामने आ जाएगा। कृपा करके आतंकवादियों के प्रति जितने भी बयान आए हैं न रखें, ठीक नहीं लगता। इनको थोड़ा शांत कीजिए प्लीज, थोड़ा सा शांत कीजिए इनको। मैं समझता हूँ संवेदनशील मामला है। आतंकवादियों को पुलिस वालों ने मारा, एनकाउंटर हुआ, जिस भी रूप में है वो तमाम सवाल भी जनता के सामने है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उस पर मीडिया और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सवाल भी उठा रहा है। ये अच्छी बात है कि आतंकवादी मारे गए, लेकिन केवल संविधान में ऐसा लिखा है और सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है, आप उन सवालों से नहीं बच सकते हैं। हम पुलिस की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द इस कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन जो मुख्य सवाल हैं कि सब 3 लेयर की जो सिक्योरिटी होती है जेल की, उसको तोड़कर वो कैसे चलेगा? सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनके अंदर मॉनिटरिंग होती है 24 आवर्स, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये बीजेपी इतनी बौखला क्यों रही है?
प्रेम शुक्ला जी, बटला हाउस और रिश्वत जहां पुराना मामला हो गया, आज के मुद्दे की बात करें तो बेहतर रहेगा। सवाल यही है कि बात नहीं कर सकते क्या आप लोग, केवल चिल्लाने से आप देश को नहीं, प्रेम शुक्ला जी अंडर ट्रायल थे। पहले तो सुनिए मेरी बात प्रेम शुक्ला जी, आप सुनिए मेरी बात। आतंकियों के मारे जाने का पूरा देश जो है वो अभी तो 24 घंटा में नहीं पूरा हुआ। आलोक शर्मा रिजाइन कराइए इमीडिएटली। अरे भाई इमीडिएटली जेल मंत्री से रिजाइन कराइए। जांच होगी ना, मध्य प्रदेश से ही इतने क्यों आतंकवादी भाग भाग कर निकलते हैं? जांच के पहले आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश से ही जेल तोड़ तोड़ के आतंकवादी क्यों भागते हैं? आप उत्तर नहीं देंगे इस बात का। चलिए, तो मध्य प्रदेश मंत्री का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस। संबंधित विभाग के मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों जरा यहाँ पे शांत होइए। हमारे साथ इस वक्त विक्रम सिंह जी भी हैं। प्रेम शुक्ला जी रुकिए, आलोक जी ने इस्तीफा मांगा है। आलोक जी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, संबंधित विभाग के मंत्री इस्तीफा दें। प्रेम शुक्ला जी, लापरवाही तो हुई है ना, इससे तो इनकार नहीं करेंगे। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं मंत्री साहब? तोड़ने की जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में आज तक हुई है, कहीं पर नहीं हुई है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? सिम्मी के आतंकवादी जो स्पेशल सेल में थे वो भाग जाते हैं और ये लोग यहाँ पर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। अरे उन्होंने नहीं दिया, आप सत्ता में आ गए। उन्होंने नहीं दिया, आप सत्ता में आ गए। अब आप उनके जैसा काम करेंगे तो बात कहां से बनेगी? राष्ट्रवाद का पाठ एक तो पढ़ाना छोड़ दीजिए। अच्छा सुनिए, सिम्मी के आतंकवादी जेल तोड़ के भाग रहे हैं और आप लोग विक्रम सिंह जी, कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? इनको लकवा मार गया, मानसिक तौर पर दिवालिये हो गए ये लोग। चलिए, जनता बहुत अच्छे से आप दोनों के पक्ष सुन चुकी है। विक्रम सिंह जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप तो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, इन तमाम पहलुओं को ज्यादा बारीकी से समझते हैं। कुछ सवाल इस पूरे मुठभेड़ ने खड़े कर दिए हैं कि 10 घंटे में आतंकी सिर्फ 10 किलोमीटर भाग पाते हैं, जेल की 3 लेयर की सिक्योरिटी को भेद पाते हैं, अधिकारियों के विरोधाभासी बयान आते हैं। कोई कहता है क्रॉस फायर हुई, कोई कहता है नहीं हुई, कोई कहता है पत्थरबाजी हुई। क्या वाकई में एक मुठभेड़ के बाद ये सब कुछ आपको पचता है बतौर पूर्व अधिकारी? पीनाज जी, हर मुठभेड़ के बाद पीनाज जी इस प्रकार के प्रश्न उठते ही उठते हैं, और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। जेल से ये कुख्यात राष्ट्र विरोधी तत्व भागे, ये अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है, क्योंकि इसमें 5 वो हैं जो पहले खंडवा से भाग चुके थे। आपने 30 राष्ट्र विरोधी तत्वों को एक ऐसे जेल में रखा, एक साथ रखा, समूह में रखा। आपका सीसीटीवी कहाँ था? कंसर्टीना वायरलेस का और कंसर्टीना वायर्स कहाँ थे? आपके मोबाइल पेट्रोलिंग कहाँ थी? वॉच टावर कहाँ थे? आपकी बाकी जो इंटेलिजेंस थी वो कहाँ थी? जाहिर है इन 7 बिंदुओं में आप 0/0 कर पाए, इसी तरह से ये भाग पाए। नहीं, और मुठभेड़ के बाद भी जो वीडियो यहाँ न्यूज नेशन अपने दर्शकों को दिखा रहा है, आप भी उस वीडियो को देख पा रहे होंगे विक्रम सिंह जी। जी हाँ, वीडियो मैंने देखा है, और इस वीडियो के की बारे जगह में को आप कॉर्डन ऑफ करते हैं, वहां पर क्राइम सीन को कोई टच कर रहा है, वहां हथियारों की बरामदगी ऐसे हो रही है कि जैसे कि आपको पहले से पता है कि हथियार कहां रखे हुए थे। क्या ये सब कुछ आपको नेचुरल लगता है? जिस तरह की आवाजें उस वीडियो में आ रही हैं, लगता नहीं है कि आतंकियों की मुठभेड़ हुई है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ऐसे वीडियो पहली बार नहीं आए हैं, ना आखिरी बार आए हैं। इन वीडियो को शामिल तफ्तीश करके, इनकॉर्पोरेट इन इन्वेस्टिगेशन करके जो भी बिंदु आ रहे हैं, एनआईए को इसके बारे में गहराई से छानबीन करनी होगी। प्रत्येक मुठभेड़ के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट जाती है, और इसके अलावा तमाम जगह रिपोर्ट जाती है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत ये सभी कार्रवाई की जाएंगी। और जो भी अगर इसमें कोई लूज एंड है या जो कि अविश्वसनीय बातें आती हैं, उसका समाधान करना बहुत आवश्यक है। नहीं, आप डेड बॉडी वहां जो आतंकियों की पड़ी हुई है, जो अंडर ट्रायल आतंकियों की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है, उसको आप लगातार कह रहे हैं एक और गोली मारो, उसको टच कर रहे हैं। कोई भी शख्स आके किसी भी तरह की जो भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल भी प्रोटोकॉल के तहत या एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल हो रही है। विक्रम सिंह जी, आप अगर उसे सुनेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है, और किसी भी डिग्निफाइड और किसी भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स को फर्जी मुठभेड़ के प्रति 0 टॉलरेंस रहती है। लेकिन पहले इसको देखना होगा इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके, इससे पहले कि हम और अपने को किसी प्रकार से कमिट करें। ये कह दें कि हमारी 0 टॉलरेंस है फर्जी मुठभेड़ के प्रति। अगर किसी ने किया है तो धारा 302 यानी मर्डर के अंतर्गत पूरी कार्रवाई। चलिए, 0 टॉलरेंस तो होती है फर्जी मुठभेड़ के प्रति। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, आतंकी 10 घंटे में महज 10 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, और क्रॉस फायरिंग में क्या ऐसी ही मुठभेड़ होगी? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि मुठभेड़ कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मुठभेड़ सवाल खड़े कर रही है। सारी मुठभेड़ें इस देश में सवाल ही सवाल खड़े करती है।
हमारे देश में कई लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हर एनकाउंटर को फॉल्स करार किया जाना चाहिए अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। आज बहुत आंसू बहाए जा रहे हैं कि 8 सिमी के ये जो संदिग्ध आतंकवादी थे वो मारे गए। जो एक पुलिस वाला जेल ब्रेक में मारा गया, किसी ने एक आंसू बहाया। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उसके नाते बात करें। आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं बने। आप प्लीज डिस्टर्ब मत करिए बीच में। आप केवल बताइए मैंने आपके समय कुछ नहीं बोला था। कर देना देशद्रोही हो जाना है। शिष्टाचार दिखाइए केवल बात सुनने का। केवल आप शिष्टाचार दिखाइए बात सुनने का। उनकी बात किसी और ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। सबसे पहले आलोक जी, आप ये क्या मतलब है की तरह बात कीजिए। आप तमाम ये क्या मतलब है आपका? राजनीति करना बंद कीजिए। आलोक जी, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उनकी बात नहीं है पूरी। आप मुंह बंद रखिए। कौन आंसू मेरे से भर रहा है? पूछा गया सवाल आपसे नहीं। न्यायालय का काम है, आलोक तमाम जी, मीडिया आलोक जी, सवाल पूछ रहा है। आप उनको जवाब देने का मौका दीजिए। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कुछ जूते नहीं नए कहा। कपड़े क्या जीडी बख्शी साहब उनको देकर आए जी थे? जी, बख्शी साहब बोलिए। आप हाँ, ये तो मतलब ना किसी को बोलने देंगे, यही बैठे तो फिर ये बैठे। नहीं बख्शी साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। जीडी बख्शी साहब को बोलने दीजिए। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी का पक्ष जीडी बख्शी साहब रखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या वो जो पुलिसकर्मी जो मारा गया आज जेल ब्रेक में, किसी ने उसके लिए आंसू बहाए हैं? ये बड़े दुख की बात है। लेकिन बख्शी साहब, जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं इस एनकाउंटर में, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां पुलिस वाले करते हुए नजर आ रहे हैं, जो वहां पर जिस तरह से क्राइम सीन पर आतंकियों की लाशों को जिस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्या वाकई में वो एक डिसिप्लिनरी पुलिस फोर्स का एक्शन हो सकता है? मैं अपनी आराम से तफसील से बात कह सकता हूं। जी जी, मैं केवल एक मानसिकता की बात कर रहा हूं जिसके तहत जो पुलिस वाला मारा जाए, कोई फौजी मारा जाए, उसकी लाश जलती रहे, उसकी फैमिली बिलखती रहे टीवी स्क्रीन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेररिस्ट को आंच कैसे आ जाए, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, क्यों किसी पुलिस वाले को अभी तक फांसी नहीं टंगी, किसी सैनिक को लटकाया नहीं गया। नहीं, किसी ने नहीं कहा। बख्शी साहब, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप एक वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। किसने कहा है कि पुलिस वाले को फांसी नहीं लगी? मैं जानता हूं, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? एस्केप करते करते इन्होंने एक वहां पुलिसकर्मी को मार दिया। आप चाहते देखिए बख्शी साहब, आलोक जी, यहाँ पर हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम सभी को फ्री एंड फेयर ट्रायल देते हैं, और इसीलिए शायद आतंकी ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आधी रात को अदालत खुलती है। और इसीलिए पूरी मुठभेड़, अगर कहीं अनुशासनात्मक गलती हुई है, कहीं भाषा में कुछ गलतियां बढ़ती गई हैं, और उसकी वजह के चलते ये पूरी मुठभेड़ अगर सवाल खड़े कर रही है, जो वीडियो आया है कैसे बना, उसमें जो कुछ कहा और बोला जा रहा है वो सवाल खड़े करता है, तो वो सवाल उठाना भी फर्ज है। और इसीलिए इंतजार हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा आए और इस बाबत कुछ ना कुछ बयान दे, नहीं तो सवाल यूं ही खड़े होते रहेंगे। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।